हेलो दोस्तों, मैं अजय शुक्ला आपका निर्माण जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने 12th क्लास की सीरीज चालू की है कॉमर्स के अकाउंट की। उसमें से मैं पहला वीडियो शूट कर चुका हूं जिसमें आपको बताया गया था साझेदारी क्या होती है, साझेदारी से क्या आशय होता है। उसमें मैंने आपको बताया था भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इसके बाद मैंने आपको बताया था साझेदारी की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आज अपन अगले लेक्चर पे चलते हैं और इस जनरी को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, आज अपन दूसरे स्टेप पे पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? साझेदारी संलेख को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा संलेख का मतलब क्या होता है। साझेदारी तो मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुका हूं। संलेख का मतलब होता है समझौता। साझेदारों के मध्य जब किसी साझेदारी व्यापार को चालू किया जाता है उसके पहले एक समझौता होता है या डीड की जाती है कि हम किस प्रकार से साझेदारी को संचालित करेंगे। वो समझौता इस पर बेस होता है कि साझेदारों की पूंजी क्या होगी, साझेदारों के नाम पते, सब बातों की जानकारी साझेदारी संलेख में दी जाती है। इसे साझेदारी का ठहराव भी कहते हैं। इसे साझेदारी का ठहराव भी कहते हैं। इसके बाद देखिए साझेदारी संलेख होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य एक लिखित एवं मौखिक समझौता होता है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। दोनों प्रकार के समझौते होते हैं, लेकिन जो लिखित समझौता होता है मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि लिखित समझौते में स्टाम्प लगा होता है। स्टाम्प लगा होने के कारण वह समझौता वैलिड होता है, यानी सरकार की दृष्टि में वैध माना जाता है। लेकिन जो मौखिक समझौता होता है, मौखिक समझौता श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण यह है कि मौखिक समझौते के लिए किसी प्रकार की कोई भी वैधानिकता नहीं दी गई है सरकार की तरफ से। इसलिए लिखित समझौता मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। इस साझेदारी संलेख में साझेदारों के सभी अधिकार, कर्तव्य आदि सभी चीजों का वर्णन किया जाता है जो साझेदारी को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं, जिनके बिना साझेदारी नहीं चल सकती है। अब देखिए, इसमें मैंने लिखा है क्योंकि लिखित समझौता में स्टाम्प लगा होता है इसलिए क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। इसमें साझेदारों के अधिकार, साझेदारों के कौन कौन से अधिकार होंगे, साझेदारों के कौन कौन से दायित्व होंगे, वह कर्तव्यों को निश्चित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कई बातों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें से निम्न है: हमारी फर्म का नाम क्या होगा, वह पता क्या होगा। इसमें एक बात और है, फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म के नाम से मिलना नहीं चाहिए। यदि फर्म का नाम किसी दूसरी फर्म के नाम से मिलता है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। अब देखिए, दूसरी बात होती है पता। जिस जगह पर अपन फर्म को संचालित कर रहे हैं उसका पता भी साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। दूसरी बात होती है साझेदारों का नाम व पता। कौन कौन से साझेदार हैं, कितने साझेदार मिलकर किसी व्यापार को संचालित कर रहे हैं, उनका नाम पता भी साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। इसके बाद साझेदारों की पूंजी व उस पर ब्याज। किस साझेदार ने कितनी पूंजी लगाई है व्यवसाय में और उस पूंजी पर साझेदारों को कितनी ब्याज दी जाएगी, इसका भी उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसके बाद आहरण। आहरण का मतलब होता है जब कोई साझेदार अपने व्यापार से, स्वयं के व्यापार से अपने लिए पैसा निकालता है या माल निकालता है, उसे अपन कहते हैं आहरण। आहरण व आहरण पर ब्याज का भी उल्लेख किया जाता है कि आहरण पर ब्याज
कितनी दी जाएगी। उसके बाद साझेदारों का वेतन व कमीशन, कौन सा साझेदार वेतन लेगा, किस साझेदार को कमीशन दिया जाएगा, इन सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। इसके बाद साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य, ये मुख्य रूप से 6 बातें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, पर इसके अलावा भी बहुत सारी बातें इस पे लिखी जाती हैं। जैसे साझेदारों को कौन कौन से अधिकार दिए जाएंगे, कोई साझेदार पूर्ण साझेदार है या नहीं, जब हम किसी नए साझेदार को बनाएंगे तो उसके क्या अधिकार रहेंगे, अन्य सभी बातों का उल्लेख साझेदारी संलेख में किया जाता है। साझेदारी संलेख किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि साझेदारी संलेख को अपन नहीं लिखते हैं तो व्यवसाय को अपन सही तरीके से संचालित नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अपन आगे वीडियो पर देखेंगे कि यदि साझेदारी संलेख अपन नहीं बनाते हैं तो उसके कौन कौन से अधिकार एवं कर्तव्य होंगे। अपन ने पहली स्लाइड में पर देखा साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख के विषय में मैंने आप लोगों को बताया कि साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य एक समझौता होता है। यह समझौता साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन कभी कभी कुछ साझेदार या कुछ व्यापारी गलती कर देते हैं और साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं करते। मैंने आपको बताया था यदि कोई साझेदार कुछ भी गड़बड़ियां होती हैं, कुछ भी गलतियां होती हैं, तो उसके लिए एक अलग से नियम बनाया गया, एक कानून बनाया गया है, साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी अधिनियम 1932, उसमें सभी प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। अपन तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यदि फर्म ने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया है, उस दशा में साझेदारी में कुछ प्रावधान दिए गए हैं अधिनियम में, उन प्रावधानों का पालन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के आधार पर ही आपके आगे के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। ये एक बहुत लंबी जनरी है, क्योंकि यह 5-6 चैप्टर में आपके अकाउंट में यही सारे नियम कानून आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। इसलिए इन नियम को बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। मान लीजिए फर्म ने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया है। साझेदारी संलेख के निर्माण न होने की दशा में साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 13 से 17 तक में कुछ नियम बताए गए हैं, जिन नियमों का पालन हमें करना पड़ता है। वह नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम है लाभ हानि का बंटवारा। यदि अपन ने साझेदारी संलेख बनाया होगा तो साझेदारी संलेख में अपन ने लाभ हानि बंटवारे के विषय में बताया होगा। यदि अपन ने साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया या किया भी है और उसमें लाभ हानि के बंटवारे के विषय में चर्चा नहीं हुई है, तो ऐसी दशा में लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में किया जाएगा। इस बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए 3 साझेदार है फर्म में, ए, बी और सी, और इन तीनों को फर्म में 90 रुपए का लाभ हुआ। इस दशा में तीनों साझेदारों को 30 रुपए दिया जाएगा। मतलब लाभ हानि का जो बंटवारा किया जाएगा वो बराबर अनुपात में किया जाएगा। सबसे पहला नियम, यह नियम 5 चैप्टर तक आपको लगातार फॉलो करना है। तो पहला नियम मैंने आपको बताया, लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में किया जाएगा, मतलब प्रत्येक साझेदार को बराबर हिस्सा दिया जाएगा यदि साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट है आपका पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि साझेदारी संलेख में इस बात की चर्चा नहीं की गई है कि पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा या लिया जाएगा, तो उसमें भी प्रावधान में उल्लेख है कि यदि ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है तो आपको पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा स्टेप आपका आता है आहरण पर ब्याज। पहले आहरण शब्द को आप लोग समझिए, आहरण होता क्या है। आहरण का मतलब होता है जब
फर्म का मालिक फर्म से पैसा या माल गुड्स निकालता है तो उसे अपन कहते हैं आहरण। अब होता क्या है, मैंने लिखा इस पर नहीं लिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा, दोनों शब्दों को ध्यान से समझिए। साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है, पूंजी लगाने के बदले उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। मतलब यह कोई फर्म है आपकी और यह कोई साझेदार है। यदि साझेदार ने फर्म में पूंजी लगाई हुई है तो फर्म इसको ब्याज देगी। तो इसलिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। और यदि साझेदार ने फर्म में कुछ निकाला हुआ है, माल या फिर पैसा कुछ भी निकाला हुआ है, तो उसको भी आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। मतलब फर्म आहरण पर ब्याज लेती है और पूंजी पर ब्याज देती है। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। 3 पॉइंट मैंने बताए। चौथा पॉइंट है आपका साझेदारों के ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने अपनी पूंजी के अलावा, अपनी कैपिटल के अलावा भी फर्म को ऋण दे के रखे हुए, तो ऐसी दशा में साझेदार यदि अधिक से कुछ ऋण दिया हुआ है फर्म को, तो 6% वार्षिक की दर से उसको ब्याज दिया जाएगा। जिस साझेदार ने फर्म को ऋण दिया होगा उस साझेदार को 6% वार्षिक की दर से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप है आपको साझेदारों को वेतन व कमीशन। यदि साझेदारी संलेख में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है तो प्रावधान में भी उल्लेख किया गया है कि किसी भी साझेदार को ना तो कमीशन दिया जाएगा और ना ही वेतन दिया जाएगा। ये मुख्य रूप से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको 5 चैप्टर तक सहायता करेंगे, क्योंकि साझेदारी की जो जनरी है बहुत लंबी चलेगी आपकी। अभी अपन फंडामेंटल में हैं, इसके बाद पढ़ेंगे निर्वतन, इसके बाद प्रवेश, तो लंबी जनरी चलने वाली है। इसलिए इन नियमों को पालन करें और इन नियमों का उल्लेख हर जगह पर किया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे नियम हैं साझेदारी संलेख में। जैसे यदि किसी अपन ऐसे व्यक्ति को साझेदार बनाते हैं जो व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो यदि उस व्यक्ति को अपन साझेदार बनाते हैं तो उसको केवल लाभ का हिस्सेदार माना जाएगा, हानि का बंटवारा उसके साथ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रावधान में यह भी दिया गया है, यदि किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है, प्रवेश होने की दशा में भी साझेदार को कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ेगा। यदि पुराने सभी साझेदारों की सहमति नहीं होगी तो साझेदार को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी अलग से प्रावधान साझेदारी अधिनियम में दिए गए हैं। ये अपन अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये नियम जो मैंने आपको बताए बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इन नियमों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज की क्लास अपन यहीं पर एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।